हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू क्लासिकल लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जो कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे बनाई है। और बाकी अगर हम बात करें तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बाद जो डेवलपमेंट होकर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, ये एक्चुअली उनका कंट्रीब्यूशन है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हुआ करते थे, एडम स्मिथ वगैरह, वो सब ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उन्होंने अपना एक अलग से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया। लेकिन न्यू क्लासिकल ने उसी को और अमेंडमेंट करके और उसमें सुधार और इम्प्रूवमेंट करके उसको यहाँ पे ये जो लोनेबल फंड थ्योरी है ये डेवलप करी है। जिसमें कि काफ़ी सारे नाम आप देख ही रहे हो। क्रुग विक्सेल हैं, बर्टिन ओलिन है, लिंडल मरिडोल हैं, रॉबर्टसन जे विनर हैं। तो ये काफ़ी सारे नाम हैं जो न्यू क्लासिकल लोनेबल फंड थ्योरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हम बात करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, कोई भी चीज़ हो, वेजेस भी डिटरमाइन होते हैं, चाहे प्राइस डिटरमाइन होती है। काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स में ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन की जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कहते हैं, लगभग कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई। यहाँ तक तो बात है कि ये डिमांड फॉर एंड सप्लाई। यहाँ पे इंप्रूवमेंट, वही क्लासिकल ने भी यही बात बोली थी, डिमांड और सप्लाई। लेकिन इंप्रूवमेंट क्या हो गया, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, बोला केवल लोनेबल फंड्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे क्या बोला था, वो उन्होंने पूरा सभी पैसा ले लिया था। उन्होंने बोला चाहे वो डिमांड है चाहे वो सप्लाई है, वो सबकी सब सारी चीज़ें कंसीडर कर ली जाएंगी। इन्होंने इंप्रूवमेंट किया, इन्होंने बोला कि नहीं, सारी डिमांड और सप्लाई कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बोला केवल जो लोनेबल फंड है हम उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। इनका बेसिकली जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि सिंपल, आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह डिटरमाइन, जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से दूँ तो कहाँ होते हैं, वो बैंक से होते हैं। हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और बैंक इन्वेस्टमेंट देता है, लोन देता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और एक ड्राइविंग फैक्टर इंटरेस्ट का क्या है, बैंक। तो कितना पैसा जा रहा है वहाँ पे, हमारे घरों में हम पैसा सेव कर रहे हैं तो उससे कोई उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या। हम तो हमारे घरों में लाखों करोड़ों रुपए अगर हम पैसे सेव कर लेंगे तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन वही पैसा जब मार्केट में जाएगा तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्ट डालेगा। ऐसा कहना था, ऐसा सोचना था न्यू क्लासिकल लोनेबल फंड थ्योरी का, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ये सारा कंट्रीब्यूशन कर सारा ले लिया था उन्होंने, कि हमारे घरों में भी वो पैसा है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्ट करेगा। वो कर ही नहीं सकता। देखिए, जब डिमांड और सप्लाई की बात चलती है तो हम एक आइडिया ले लेते हैं डिमांड और सप्लाई का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो डिमांड कितनी, कैपिटल की डिमांड, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है 50, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 आ जाता है तो यही डिमांड कितनी आ जाती है 60। ओबियस सी बात है कि भाई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड, उसके पैसे जो है, पैसों की डिमांड ज़्यादा होगी। लोग बाग यही सोचेंगे कि यार चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। जैसे देखिए ये यहाँ पे है जो 6 पे पहुँच गया, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 6 पे है तो डिमांड कितनी हो रही है 90 हो रही है, और वही 10 पे था तो डिमांड कितनी हो रही है 50। तो इसका मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रही है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। लोग बाग ज़्यादा लोन की डिमांड करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो काफ़ी हद तक सही भी है। क्यों, क्योंकि 10% पे अगर वो बोरो करते हैं पैसा, तो 10% पे तो काफ़ी रिस्क है ना उनको। ये पहले से ही यार काफ़ी महंगा पड़ रहा है लोन लेना, 10% पे तो काफ़ी और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो इसलिए वो 10% पे ना करते हुए वो 9%, 8%, 7% ये करते करते डिक्रीज ऑर्डरिंग में आ रहे हैं वो। और वही जितना कम होता जा रहा है लोग बाग उतना ज़्यादा। अब 6% पे तो 90 वो करने लगे। एक सिंपल 90 करोड़ ले लो या फिर 50 करोड़ ले लो, जो भी डाटा, तो वो सिंपल ये आ गया कि 90 करोड़ करने लगे। रीज़न इसके लिए पीछे यही है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होगा तो लोग बाग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको मालूम है कि यार 6% है वो तो हम कहीं से भी दे देंगे, या हम कहीं भी किसी जगह इन्वेस्ट कर लेंगे और इतना कमा लेंगे और हम बैंक को 6% दे देंगे। लेकिन अगर वही 10% में मिलेगा तो पता नहीं यार, जैसा ना नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए। इसी हिसाब से डिमांड। और बाकी जब हम सेविंग्स की बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे कैसे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो सप्लाई कितनी आ रही है 90। इसका मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, सप्लाई सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है तो और फिर मतलब ये कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो देखिए सेविंग्स भी लोगों की कम हो गई, और ये कम होता चले जा रहा है तो ये सेविंग्स भी यहाँ पे कम होती चली जा रही हैं। तो यहाँ से क्लियरली ये शो हो रहा है कि भाई जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो सेविंग्स कम होती जाएंगी, और जो कि ठीक भी है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो लोगों का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। वो सोचेंगे यार बैंक में पैसे जमा कर क्यों करें, बैंक में तो आजकल इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा अच्छा।
वही अगर बैंक अगर इंटरेस्ट अच्छा देंगी तो वो ज़्यादा पैसे जमा करना चालू करेंगे, कम देंगी तो फिर वो सोचेंगे यार 6% बैंक देगी, इतना तो हम कहीं से भी कहीं भी इन्वेस्ट करके पैसा कमा ही लेंगे। 6% क्या होता है, तो ऐसे करके लोग बाग ये सोचना चालू करेंगे। तो आप ये देखिए, मेन नोटिस करिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड से जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई, ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की सप्लाई से पैरेलल रिलेशनशिप हो गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो ये सप्लाई भी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है तो ये हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई। तो इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल रख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ड्राइविंग फैक्टर हमने वाई एक्सिस पे रख दिया, ये हमने डिमांड और सप्लाई का ग्राफ बनाया, और ये जो डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये जो डिमांड और सप्लाई, जैसे अगर मैं बोलूँगा तो कितना डिमांड भी 70 आ रही है और सप्लाई भी 70 आ रही है, तो दोनों जगह जहाँ पे 70 होगी तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या 8। आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आप केवल ये जो डाटा है इस डाटा को आप एक सिंपल पेज पे लीजिए और उसको आप सिंपल इसको पुट करके सिंपल एक ग्राफ बना देंगे। तो आप ग्राफ बना देंगे तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड का कर्व ये यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, और ये जो सप्लाई है, सप्लाई का कर्व ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पहुँच जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल प्लॉटिंग करनी है, और प्लॉटिंग करके ये आपके सामने इस तरीके का डायग्राम आ जाएगा, और जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाएगा। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड और सप्लाई, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ तक तो जो बातें थी वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो बातें क्लासिकल इकोनॉमिक्स की भी वो थी, है ना। तो यहाँ तक तो सब चीज़ें नॉर्मल है। आप बोलोगे कि सर ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही माना। लोनेबल फंड में क्या है, लोनेबल फंड में ये स्पेशल अलग से बताते हैं कि डिमांड फॉर लोनेबल फंड किस चीज़ की डिमांड, आप लोन की डिमांड क्यों करोगे। तो इन्होंने यहाँ से कंट्रीब्यूट करना चालू किया लोनेबल फंड में। हम देखो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं यहाँ पे लोनेबल फंड में कि इन्वेस्टमेंट, आप लोनेबल फंड क्यों लेते हो, बेसिकली लोन एबल फंड है ये। तो एक्चुअली मतलब जिस चीज़ का आप लोन ले रहे हो, आप उसके बारे में बात की जा रही है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डिमांड करोगे, आप लोन की फंड की डिमांड क्यों करोगे आप। लोन सिंपल, आप लोनेबल को आप ये समझना लोन है एक प्रकार से, तो लोन फंड की आप डिमांड क्यों करोगे। तो लोन फंड की, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोन फंड की डिमांड करोगे। कंजम्पशन करना है, कोई आपको कंजम्पशन का वो है, कार परचेस करनी है, मुझे कार खरीदनी है, कार को यूज़ करना है, कार कंज्यूम करनी है, तो मैं फिर लोन की डिमांड करूँगा। इन्वेस्टमेंट, कोई मुझे शेयर मतलब घर परचेज़ करना है या फिर कुछ वो है तो मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। होल्डिंग्स फॉर फ्यूचर यूज़, मैं कभी फ्यूचर यूज़ के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहूँ तो मैं उसके लिए लोन ले सकता हूँ, पर्सनल लोन ले सकता हूँ। तो ये मेरे हो गए 3 यहाँ पे बता रखे हुए कंटेंट कि लोग बाग डिमांड क्यों करते हैं, तो लोन की डिमांड क्यों करते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, वहाँ पे क्लासिकल में तो सभी डिमांड को ले लिया था, लेकिन यहाँ पे लोनेबल फंड थ्योरी में केवल जो रिलीवेंट डिमांड है, जो मार्केट की और जो बैंक से डिमांड हो सकती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरीके से, तो आप पैसों की डिमांड क्या, फिर होल्डिंग फॉर फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर आपको लगता है कि भाई जैसे कोई मुझे अभी बिजनेस 2-4 महीने में होने वाला है तो आप पहले से ही मतलब उसके लिए डिमांड करना चालू कर देते हैं। या फिर आपको लगता है शेयर प्राइस में अप एंड डाउन होगा, कई लोग बाग स्टॉक्स परचेस करके रख लेते हैं कि हाँ स्टॉक्स परचेस कर लिया, फ्यूचर्स में अप एंड डाउन हो सकता है, तो ठीक है उसके लिए आप कर सकते हैं। तो डिमांड किस चीज़ के लिए हो जाएगी, इस चीज़ के लिए हो जाएगी। इन सबको मिला देंगे तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बन गया, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू आई प्लस सी प्लस एच। और वही बात यहाँ पे डिमांड कर्व क्या होगा, डिमांड कर्व विल बी नेगेटिव स्लोप कर्व। जो डिमांड का जो कर्व होगा वो कर्व कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप कर्व। यहाँ पे भी देखिए ना, ये जो नेगेटिव स्लोप कर्व है ये नेगेटिव स्लोप कर्व ये बना हुआ है, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड्स नीचे गिरता हुआ। हाँ जी, अब हम सप्लाई के बारे में करते हैं, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कि लोनेबल फंड की सप्लाई कहाँ से आएगी, मतलब पैसा कहाँ आएगा। अब बैंकों के पास कैसा पहुँचेगा, आप सिंपल से ऐसे वो करिए। मैं तो बिल्कुल आसान चीज़ों को या प्रैक्टिकल वे अप्रोच अपनाने में विश्वास रखता हूँ। तो लोन पैसा कहाँ से आएगा बैंकों, मतलब बैंकों से कौन पैसा लेगा, क्यों लेगा, तो ये डिमांड हो गया। और बैंकों के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो ये सप्लाई की बातें होने लगी। तो जो लोग बाग सेविंग्स करेंगे वहाँ से बैंकों के पास पैसा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ गई बात सेविंग्स, हम लोग जो बैंक में जाके सेविंग्स कर देते हैं वो आ जाएगा। डिसहोल्डिंग्स वगैरह, जैसे हमने सोचा कि यार कुछ सोना गोल्ड परचेस करने के लिए पैसा रखा हुआ था, अब हमने सोचा यार गोल्ड अब तो मैं बहुत महंगा हो गया, हम नहीं कर रहे परचेस, एक काम करो बैंक में जमा कर दो। डिसहोल्डिंग्स कर दिया हमने, स्टॉक्स वगैरह कुछ बेच दिए, शेयर्स वगैरह बेच दिया, वो पैसा क्या करना है हमने डिसहोल्डिंग, वहाँ पे होल्ड करने की जगह पैसा कहीं इकट्ठा पैसा रखने की जगह हमने क्या कर दिया, कहीं उसको लोन दे दिया या बैंक में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमने ले लिया। फिर तीसरा, बैंक मनी क्रेडिट क्रिएशन भी करती हैं, बैंक क्रेडिट क्रिएशन भी करती हैं।
तो बैंक मतलब बेसिकली जो पैसा बैंकों के पास पहुंचता है तो वो लोन के थ्रू क्रेडिट दूसरों को देती हैं और उसी के लिए उसी के साथ वो एंट्री करते चले। कुछ पैसा अपने पास रखती हैं बैंक, फिर दूसरे को दे देती हैं, फिर वो वाली बैंक अपने पास रखेगी, वो दूसरों को देती हैं। होप सो आपको क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। नहीं अगर पता होगा तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो ये बैंक क्रेडिट क्रिएशन वाली बात हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। हाँ जी, अब ये हो गया क्रेडिट क्रिएशन। और लोन कहाँ से मिलेगा? बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर देंगी। या फिर डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हुए हैं उनको आप बेच दोगे। घर बेच दिया मैंने, पैसा आ गया, क्या करूँगा? बैंक में डिपॉजिट करा दूंगा। खेत बेच दिया, कुछ और हुआ है तो बैंक में पैसे। तो बैंकों के पास सप्लाई कहाँ से आ जाती है? तो सप्लाई यहाँ से इस तरीके से आती है। तो ये लोनेबल फंड ये वाला हो गया कि लोन मतलब लोन देने के लिए फंड कहाँ से आ रहा है बैंकों के पास। तो ये 4 तरीके से आ रहा है। सेविंग से आ रहा है, डिसहोल्डिंग से आ रहा है, बैंक क्रेडिट क्रिएट कर रही है और डिसइन्वेस्टमेंट है। और इसी को अगर हम देखें तो ये एग्रीगेट सप्लाई हमारी बन जाती है एस प्लस डी एच प्लस बी एम, बैंक मनी जो है वो प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। तो इन सभी को कर दिया तो ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई हमारी। यहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड हो गया और यहाँ पे ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई। पैसा कितना जो डिमांड हो रहा है ना, वो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन होल्डिंग उसके लिए, और जो सप्लाई हो रहा है वो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बता रखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब इसके लिए हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे वही डिमांड सप्लाई ऑफ कैपिटल बिल्कुल ऊपर जैसी कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमने जो यहाँ पे ऊपर इस ग्राफ में यहाँ पे भी हमने यही रखा है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट हो गया, जैसे क्लासिकल भी बोलते हैं तो ये वाला पार्ट हो गया। हम यहाँ पे दोनों कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ये बताया, तो ये चीज़ ये बता रखी हुई है कि भाई क्लासिकल क्या ये चीज़ बोल रहे हैं। तो ये क्लासिकल लगभग ये वाला जो पार्ट हो गया लगभग क्लासिकल जो डिमांड और सप्लाई जो नॉर्मल है वो वाली बात हो गई। अब इसमें एडिशनल क्या है या कंपैरिजन क्या हो रहा है? तो ये तो ऊपर उन्होंने सिंपल डिमांड और सप्लाई की बात करी, नीचे हमने बोला नहीं केवल लोनेबल डिमांड की बात करो, लोनेबल फंड की, और या फिर लोनेबल फंड की सप्लाई की बात करो। तो ये सप्लाई वाला पार्ट हो गया। अब इसको हम पुट करना चालू करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये डिमांड हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। ये सबसे पहला जो डिमांड को आया, ये डिमांड वाला पॉइंट है। तो डिमांड वाले पॉइंट में हमारा ये इन्वेस्टमेंट आई आ गया। तो ये आई का हमने ये बना लिया कर्व हमने। फिर दूसरा हमारा कर्व आ गया ये कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन का कर्व, ये हमारा कंजम्पशन का कर्व हो गया, ये कंजम्पशन वाले का, डिमांड वाले का। पहले हम डिमांड पुट कर रहे हैं इस ग्राफ पे। फिर तीसरा आ गया होर्डिंग, तो ये होर्डिंग का कर्व हो गया। तो ये 3 हमारे ये जो डिमांड थे हमारे तीनों हमने यहाँ पे कर्व पे यहाँ पे शो कर दिए डाउनवर्ड्स यहाँ पे दिखाते हुए। अब हम बात करें यहाँ पे सप्लाई की। तो सप्लाई ये हमारा सेविंग्स आ गया। फिर हम डिसहोर्डिंग की बात करते हैं तो ये डिसहोर्डिंग यहाँ पे आ गया। बैंक क्रेडिट क्रिएशन, बैंक मनी आ गया। और ये डिसइन्वेस्टमेंट, ये सप्लाई आ गया। और इन सबको हमने कॉमन लेके एक लाइन खींच दी तो हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, है ना। तो ये हमारा जो पूरा दोनों सबको देखिए, सबको बीच में एक हमने एक ऐसी लाइन खींच दी है तो जो कि हमारा पूरा एक इक्विलिब्रियम सेट आउट कर रहा है। देखिए इसी इक्विलिब्रियम को हम कॉमन अगर यहाँ पे बनाने की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना देते हैं। वही एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे डिमांड और सप्लाई है। ये डिमांड हमने ले ली इन सबको तीनों को कंबाइन करके, ICH और डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड को हमने यहाँ पे डिमांड लोनेबल फंड वाली बात कर ली, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया DL से, डिमांड फॉर लोनेबल फंड का। तो इन तीनों को एग्रीगेट करके यहाँ पे जो इन तीनों को ये दे रखा हुआ है ये ICH, इन तीनों को कंबाइन करके ये एक DL बन गया। फिर इन तीनों को ये ऊपर चारों को ये कंबाइंड करके ये हमारा एक SL बन गया, है ना, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। और वही देखा तो ये हमारा रेट ऑफ इसमें हो गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम बन गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैसे आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों इसी एक वीडियो में आप ये देखिए कि आप ये भी देख सकते हैं कि क्लासिकल ने ये चीज़ बोली है और लोनेबल फंड थ्योरी में हम इसी पे विश्वास रखते हैं हमेशा। जब भी हम करते हैं, हम कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं समझने के लिए कि भाई क्लासिकल ने क्या बोला और हाल के हमें उस बात को समझ में आ जाए। तो वही काम हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, क्लासिकल का और यहाँ पे लोनेबल फंड का हमने दोनों यहाँ पे सर इकट्ठा यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हो कि लोनेबल फंड थ्योरी में क्या एडिशनल बोला गया है। चलिए दोस्तों, होप सो आपको समझ में आया होगा इसको। बाकी लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।